हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये आप टेट एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। पर्यावरण का पार्ट है जिसमें रोग चैप्टर दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना, कि कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से संक्रामक रोग है ना, इसके बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। थ्योरी वाली क्लास है ना। उसके बाद हम MCQ लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें मनुष्य क्या करता है, किसी भी रुकावट से कार्यों को पूरा करता है ना। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें मनुष्य का शरीर किसी भी रुकावट से अपना कार्य पूरा कर ले। स्वस्थ होने का आशय केवल बीमारी का अभाव ही नहीं है ना, केवल बीमारी के अभाव से का ही नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। व्यक्ति केवल बीमारी से ही मतलब स्वस्थ नहीं है, उसको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है ना। और इसका तात्पर्य न केवल बीमारी की अनुपस्थिति से वरना अन्य कई समस्याओं से उभरने एवं वापसी करने की क्षमता से भी। यदि व्यक्ति का शरीर एवं मन किसी कारणवश अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहा है तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम, रोगग्रस्त अवस्था, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यदि व्यक्ति का शरीर काम नहीं कर रहा है या वो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या किसी बीमारी से पीड़ित है तो ऐसी अवस्था को बोलेंगे रोगग्रस्त अवस्था। आगे बढ़ते हैं। रोग वह विशेष सामान्य स्थिति है ना, जो किसी जीव या उसके भाग की संरचना को, कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है ना। रोग अगर किसी को लग गया तो उसको मतलब क्या है कि किसी भी मतलब कार्य में उसको नकारात्मक रूप से क्या करेगी, वो प्रभावित करेगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रोगों को उनकी प्रकृति, उद्गम, लक्षण के आधार पे निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया। रोगों को मतलब कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक रोग तो होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग ना। तो जन्मजात का मतलब वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में पाए जाते हैं, है ना, उन्हें बोलेंगे जन्मजात रोग। कैसे रोग, जो हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन्हें बोलेंगे जन्मजात रोग। और ये रोग उपापचयी या आनुवंशिक अनियमितताओं के कारण हो सकते हैं। ये रोग गर्भाधान के दौरान होते हैं, जिनमें शिशु के शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे होठ का कटा होना, है ना, हृदय में छेद, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मंगोलिज्म, है ना। तो ये बीमारी मतलब अपने जन्मजात होती है ना, जैसे हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, हृदय में छेद, ये अपने क्या होती है, मतलब जो जिसकी जन्मजात में जन्म से ही होती है ना। इस ऐसे रोगों को बोलेंगे जन्मजात रोग। ठीक है। अब उपार्जित रोग, तो ये वे रोग जो जन्म के समय के पश्चात उत्पन्न होते हैं, मतलब जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें बोलेंगे उपार्जित रोग, है ना। जैसे मलेरिया, एड्स, पित्त-ज्वर, कैंसर, मधुमेह आदि। उपार्जित रोग संक्रमण के आधार पर दो प्रकार से है ना, एक संक्रामक होते हैं, एक असंक्रामक, है ना। संक्रामक रोग के बारे में देखेंगे हम। संक्रामक रोग, ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। कैसे जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिन्हें संक्रामक या रोगाणु कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ, कवक आदि, है ना। ये मतलब कैसे जीव है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन आएगा, जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ, कवक आदि। इन रोगाणुओं का संचरण वायु, जल, भोजन, मिट्टी, रोगवाहक, कीट, मच्छर, मक्खी आदि से होता है ना। इनका मतलब संचरण कैसे होता है, हमारे वायु से होता है। मतलब कैसे फैलते हैं ये, तो वायु के साथ फैलते हैं, जल से फैलते हैं, भोजन से फैलते हैं, मिट्टी से, रोगवाहक, कीट, मच्छर, मक्खी आदि से इनका क्या होता है, ये फैलते हैं। तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग दो प्रकार के होते हैं, स्पर्शजन्य रोग, अस्पर्शजन्य, है ना। जैसे संक्रामक रोग उपार्जित रोग के अंतर्गत आएगा, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग के अंदर भी फिर दो आएंगे, दो मतलब इस दो भागों में बांटा इनको भी, अस्पर्शजन्य और स्पर्शजन्य। ठीक है, तो स्पर्श ये वे रोग होते हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात रोगी को छूने या रोगी के खांसने अथवा छींकने के दौरान निकलने वाली वायु के संपर्क में आने से फैलते हैं, है ना। इन्हें बोलेंगे छुआछूत की बीमारी, जैसे चिकन पॉक्स, दांत, खाज, सर्दी, कोविड, है ना। जिसको स्पर्श करने से रोग फैलता है उसे बोलेंगे स्पर्शजन्य रोग, है ना। उसमें चिकन पॉक्स आ गया, दांत, खाज, सर्दी, कोविड। उसके बाद अस्पर्शजन्य रोग, है ना। वे रोग होते हैं जो रोगी को प्रत्यक्ष संपर्क में न आकर संक्रामक कारकों या रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया, टीबी
आदि। संक्रामक रोगों को उनके रोगाणुओं या कारकों के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकृत किया है ना। ये संक्रामक रोग है, इनको भी बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। विषाणु जनित रोग है ना, विषाणु के संक्रमण के द्वारा होने वाले रोग विषाणु जनित रोग कहते हैं। कुछ प्रमुख विषाणु जनित रोग कौन से हैं, तो नंबर 1 है हेपेटाइट है ना। यह प्रमुख रूप से यकृत का रोग है। हेपेटाइट कैसा रोग है, यकृत का रोग है ना। एवं अन्य अंगों के ऊतक तथा कोशिकाओं के सूजन होती है। इसमें क्या होता है, अंगों में सूजन होती है ना, अंगों के ऊतकों में तथा कोशिका में सूजन होती है। इसे यकृत शोथ भी कहते हैं है ना। यकृत शोथ भी किसे कहते हैं, हेपेटाइटिस को है ना। ये इसमें क्या होता है, ऊतक यकृत में एवं अन्य अंगों के ऊतकों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है ना। ये इसके लक्षण है। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। ये भी 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस भी 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 हेपेटाइटिस A, B, C, D, E है ना, इनको ABCD में बांटा है। इनमें से हेपेटाइटिस C सबसे हानिकारक रोग है। सबसे हानिकारक हेपेटाइटिस C है ना। कौन है, हेपेटाइटिस C है, जिसका फिलहाल कोई उपचार संभव नहीं है, मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। हेपेटाइटिस C का कोई इलाज ही नहीं है। हेपेटाइटिस A-RNA वायरस से तथा हेपेटाइटिस B DNA है ना। हेपेटाइटिस A-RNA वायरस से तथा हेपेटाइटिस B क्या है, DNA वायरस से होता है। और इसकी मृत्यु दर एड्स के मुकाबले 10 गुना अधिक है। इसकी मृत्यु दर कैसी है, एड्स से क्या है, 10 गुना अधिक है। इस रोग में यकृत पित्तवर्णक को पूरी तरह पचा नहीं पाता है, जिससे आंखें, त्वचा तथा मूत्र पीला हो जाता है। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तथा प्लीहा की कार्यक्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो हेपेटाइटिस के बारे में अपन एक बार और देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें यहीं पे क्लियर हो जाए। तो हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। इसमें होता है कि अंगों और ऊतकों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे यकृत शोथ भी कहते हैं। सबसे हानिकारक हेपेटाइटिस C है। और इसको भी हमने हेपेटाइटिस को A, B, C, D, E में बांटा है। हेपेटाइटिस A में RNA वायरस में से तथा हेपेटाइटिस B DNA वायरस से होता है। हेपेटाइटिस A कैसे होता है, RNA वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस B से DNA वायरस से होता है। इसकी मृत्यु दर एड्स के मुकाबले भी 10 गुना अधिक है। और इस रोग में यकृत पित्तवर्णक को पूरी तरह पचा नहीं पाता। पित्तवर्णक जो होता है उसे क्या करता है, यकृत पचा नहीं पाता है, जिससे आंखें, त्वचा, मूत्र पीला हो जाता है। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और प्लीहा की कार्यक्षमता घट जाती है ना। तो इसे बोलेंगे हम हेपेटाइटिस। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा है ना। हेपेटाइटिस को बहुत ही डिटेल से समझा हमने, ठीक है। एक बार और हम रिवीजन करेंगे, तब क्वेश्चन लगाएंगे, तब हमारे अच्छे से कंप्लीट हो ही जाएगा है ना। उसके बाद रेबीज के पढ़ेंगे। कौन सी बीमारियाँ पढ़ रहे हैं हम, विषाणु जनित। तो रेबीज के बारे में पढ़ेंगे। यह एक घातक रोग है ना, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। रेबीज एक घातक रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। इससे हाइड्रोफोबिया अर्थात जल का डर रोग भी कहते हैं है ना। जल का डर रोग किसे कहते हैं, रेबीज को। और इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह किसी ऐसे जानवर के काटने से होता है ना। कैसे जानवर के काटने से होता है, यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसे रेब्डो वायरस, जिसमें क्या पाया जाता है, रेब्डो वायरस पाया जाता है ना। जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि है ना। रेब्डो वायरस किस में पाया जाता है, पागल कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि, इसके काटने से कैसी बीमारी होती है, रेबीज है ना। और ये रेबीज को जल का डर भी रोग भी कहते हैं और हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इस रोग की शुरुआत में क्या होता है, सिर दर्द और हल्का बुखार, गले में दर्द रहता है। धीरे धीरे रोगी ठंडी हवा, तेज रोशनी तथा जल के प्रति असहनशील हो जाता है, मतलब ठंडी हवा और रोशनी सहन नहीं कर पाता है। अतः अंत में वह पानी को देखते ही, पानी की आवाज़ से ही डर जाता, अतः उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो एंटी रेबीज का टीका जैसे रेबीपूर तथा HDCV लगाकर है ना, रेबीपूर तथा HDCV लगाकर रोगी की रेबीज से रक्षा की जाती है ना। तो रेबीज क्या है, एक बीमारी है, विषाणु जनित रोग है। इसको हाइड्रोफोबिया नाम से या जल का डर रोग भी कहते हैं। ये रेब्डो वायरस में पाया जाता है। इसे पागल कुत्ता, ये मतलब ये जानवरों में पाया जाता है, पागल कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि में। रोग की शुरुआत में सिर दर्द, हल्का बुखार होता है ना। और उसके बाद इसमें रोग की शुरुआत में क्या होता है कि
इसमें रोगी ठंडी हवा और रोशनी, तेज जल के प्रति असहनशील हो जाता है ना। उसके अंत में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। एंटी रेबीज का टीका जैसे रेबीपुर तथा HDVC लगाकर रोगों को क्या कर सकता है, रोगी को रेबीज से रक्षा की जाती है। अब बर्ड फ्लू के बारे में देखेंगे तो बर्ड फ्लू क्या है, तीसरा पढ़ रहे हैं ना, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, फिर रेबीज के बारे में पढ़ा, अब बर्ड फ्लू के बारे में पढ़ेंगे। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A है ना, इसे क्या बोलेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं। बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड टाइप A फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं। यह आर्थोमिक्सो वायरस कुल के इन्फ्लुएंजा A वायरस द्वारा फैलता है। ये किससे फैलता है, आर्थोमिक्सो या वायरस कुल के इन्फ्लुएंजा A वायरस द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा A वायरस द्वारा फैलता है, जो प्राथमिक रूप से पक्षियों को क्या करता है, संक्रमित करता है तथा पक्षियों के अंडे एवं उनका अधपका मांस खाने में इंसानों में भी फैलता है। ये वायरस H1N1, H2N2, H5N1 आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें H5N1 प्रमुख रूप से बर्ड फ्लू वायरस है ना। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है, H5N1, ये बर्ड फ्लू वायरस है ना। इसमें से ये उठाया है H5N1 है ना, H5N1 याद रखना बर्ड फ्लू वायरस है। तो H क्या है, हीमोग्लोटिन तथा N क्या है, न्यूरोमिनीडेंस है ना, N क्या है, न्यूरोमिनीडेंस नामक प्रोटीन है। H1N1 वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू नामक रोग फैलता है ना। H1N1 के द्वारा कौन सा, स्वाइन फ्लू रोग फैलता है ना। और H5N1 के द्वारा बर्ड फ्लू वायरस नामक रोग होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को क्या होता है, इस रोग से ग्रसित रोगी को बुखार, खांसी और गले में दर्द है ना। इस रोग से ग्रसित रोगी को बुखार, खांसी और गले में दर्द, आँख में संक्रमण होता है और आदि समस्याएं होती है। और इसके बचाव हेतु टीकाकरण कराया जाता है ना, इसके बचाव से टीकाकरण कराया जाता है ना। तो हमने कितने 3 रोगों के बारे में आज पढ़ा, पहला हेपेटाइटिस, रेबीज और बर्ड फ्लू है ना। तो हमने 3 रोग देखे, अगला एड्स देखेंगे और डायरिया देखेंगे, फिर डेंगू, जीका ज्वर है ना। एक के बाद एक हम देखेंगे, पूरा मतलब डिटेल में समझेंगे। आपको और भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।